हेलो फ्रेंड्स, चलिए जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। जब इंग्लिश की स्टार्टिंग करने की बात आई तो मैं कुछ पल सोचने लगी कि आखिर इंग्लिश की स्टार्टिंग मैं कैसे करूं, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करूं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि इंग्लिश की जो सबसे स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो तो अल्फ़ाबेट होता है। तो फिर मुझे लगा कि इंग्लिश की स्टार्टिंग हमें अल्फ़ाबेट से करनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार फ्रेंड्स जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, वर्णमाला क ख ग घ अंग, तो ये सब क्या है? वर्णमाला है। तो वर्णमाला है तो इसमें ये सबसे स्मॉल यूनिट्स है। जिस प्रकार हिंदी में सबसे स्मॉल यूनिट्स उसकी वर्णमाला इकाई होती है, जिस तरह से क ख ग, उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। फिर वही हम मैथ की बात करें तो मैथ में क्या होता है? उसकी भी तो सबसे स्मॉल यूनिट्स होगी ना, तो उसकी क्या है? तो हमारे डिजिट्स हो गए सबसे, जैसे काउंटिंग हो गया 1 2 3 4, इस तरह से। तो जब हम किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं उसकी कुछ ना कुछ छोटी इकाइयाँ होती हैं, सबसे स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जिससे जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तभी तो जिस प्रकार एक मकान बना रहे हैं, तो जब हम मकान बनाएंगे तो उसकी नींव तो डालेंगे ना, हम लोग एक नींव स्थापित करेंगे तो उसी पे तो पूरा मकान स्टैंड करेगा। उसी प्रकार ये हमारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। उसी प्रकार अल्फ़ाबेट है जिसके ऊपर पूरा ये इंग्लिश स्टैंड करता है। एक तरफ से अल्फ़ाबेट को हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश की यह बैकबोन है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे पता नहीं कितने सेंटेंसेस बोल जाते हैं, कितना बहुत लंबा स्पीच दे जाते हैं, तो इसी के माध्यम से दे पाते हैं ना। तो यही तो इसका सोर्स है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग इसको बेसिक से समझें, इसकी सबसे छोटी इकाई को समझें, ठीक है ना। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ, अल्फ़ाबेट से शुरू करने चाहिए, क्योंकि यही इसकी सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि वर्णमाला यानी कि वर्डों की माला, यानी कि एक वर्ड कंटिन्यू, एक कतार, एक लाइन में लगे हुए हों, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहेंगे मोतियों की माला, तो उसमें होते हैं ना, माला है तो उसमें मोती लगे होते हैं। उसी प्रकार हमारा वर्णमाला है, यानी कि जो अक्षर है एक क्रम में लगे हुए होते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट मीन्स क्या हो गया? वर्णमाला, ठीक है। उसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट बात है, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट तो सुना है, तो कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट जो है हमारे कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 लेटर्स, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट कितने भागों में डिवाइड हुए हैं, यानी कि इसमें 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स को बोलते हैं वर्ड या अक्षर, ठीक है ना। वर्ड या अक्षर लेटर्स को बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। जैसे हम लोग से कभी कभी पूछा जाता है अल्फ़ाबेट क्या है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अल्फ़ाबेट क्या है। तो देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट यही है जैसे कि A to Z, ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है ना। ये सब के सब इसमें कितने लेटर्स हैं? तो 26। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो फ्रेंड्स, ये कितने हैं? 26 है। इसी को बोला जाता है अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, तो उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? उस बच्चे को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट्स है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो उस बच्चे को अल्फ़ाबेट बताया जाता है। अल्फ़ाबेट को उसके बाद उसको लेटर्स बताया जाता है, लेटर्स के बाद उसको वर्ड्स बताया जाता है, वर्ड्स के बाद उसको
तब जाकर उसको सेंटेंस बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए लेटर्स, ठीक है। तो लेटर्स हो गए, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन से? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर। और कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं? व्यंजन, ठीक है ना। और ये स्वर और व्यंजन हिंदी में भी होते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश और हिंदी है ये लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये सब भाषा है। तो हम लोग इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा में स्वर व्यंजन होता है, ठीक है ना। किसी भाषा को जानने के लिए उसकी सबसे पहले छोटी इकाई का जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हमारा व्यंजन स्वर होता है, उसी तरह इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन है। तो वावेल्स और स्वर, सॉरी वावेल्स यानी कि उसको स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन। तो अल्फ़ाबेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। 2 भागों में इसको बांट दिया गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं, ठीक है ना। यानी कि टोटल ये 26 हैं और इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 21। तो 21 जो बच गया वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स हो गया, ठीक है ना। तो वावेल्स में कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये 5 हमारे वावेल्स हैं, ठीक है ना, स्वर है। और इसको यदि हम माइनस कर देंगे 26 से 5 तो कितना बच गया है? 21। 21 जो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि व्यंजन है। तो कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना। तो ये 21 क्या हो गया हमारा? कॉन्सोनेंट्स हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को पता चल गया कि अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेटर के कई अर्थ होते हैं, ठीक है ना, उसके कई मीनिंग्स होते हैं। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेटर पूछा जाता है तो समझ नहीं पाते कि लेटर मीन्स अक्षर भी होता है और लेटर मीन्स पत्र भी होता है। तो लेटर के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखें कि कौन कौन से होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, किस तरह से लिखे जा सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं तो लिखने के पर्पज़ से इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से? दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में और स्मॉल लेटर्स में छोटे अक्षर, ठीक है। तो ये लिखने के पर्पज़ से, ठीक है ना, राइटिंग के पर्पज़ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे तो अल्फ़ाबेट के 2 ही पार्ट होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट्स, और ये लिखने के पर्पज़ से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है कि कैसे कैसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक कैपिटल लेटर्स हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। ये सारा A to Z तक, यहाँ तक जितना लिखा हुआ है सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है ना, बड़े अक्षरों में ये लिखे गए हैं। और यहाँ पे A to Z ये सारे के सारे क्या है? स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग अल्फ़ाबेट में लेटर्स पढ़ लिए, समझ में आ गया कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो जब अल्फ़ाबेट पता चल गया, तो जब लेटर्स पता चल गया, तो लेटर्स के बाद हम लोग लेटर्स को जोड़ जोड़ कर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वर्ड्स की स्टार्टिंग करेंगे, शब्द की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जब शब्द की शुरुआत करते हैं तो शब्द क्या है?
एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का समूह। शब्द कैसे बनेगा? इंग्लिश में वर्ड्स कैसे बनेगा, शब्द कैसे बनेगा? तो ये तो ए से लेके जेड तक इन्हीं में से तो किसी न किसी लेटर्स को मिलाकर शब्द बनेगा, कहीं और से तो नहीं कुछ आएगा वर्ड्स बनाने के लिए। यही तो मेन है कि इसी से हम कितने शब्द बना जाएंगे। 26 से ही 26 लेटर से ही हम लोग ना जाने कितने अनेकों असंख्य वर्ड्स बना जाते हैं। तो इसी लेटर से हम लोग वर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का समूह। जब अक्षरों का समूह कह दिया तब तो हमें लगता है कि अक्षरों का समूह, इसको ऐसे भी कर देना चाहिए। अक्षरों का समूह है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, D E F C B Z। तो ये क्या है? हो गया ना ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स तो हो गया ना, कौन कौन से लेटर्स है इसमें? तो D E F C B Z, यानी कि कितने हो गए? ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 है। तो कुल मिलाकर ये 6 लेटर्स का ग्रुप बन गया। ठीक है ना, ये 6 लेटर्स का ग्रुप बन गया। तब तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ ये एक वर्ड है। नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, कि ये वर्ड्स नहीं है, ग्रुप तो है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। DEFCBZ। अब किसी के सामने इस वर्ड को बोलेंगे तो वो बंदा क्या समझेगा? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। किसी के सामने ये बोलेंगे DECBZ तो कहेगा ये पागल है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। ग्रुप तो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स यूज हुए हैं, तो ये ग्रुप तो बन रहा है। तब तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड है, ये शब्द है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शब्द नहीं है। ठीक है ना, इसको हम लोग शब्द नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसको शब्द बोलेंगे? अब तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना। तो चलिए देखते हैं किसे हम लोग वर्ड कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, बॉय 1 2, ये क्या है? 3, ये 3 लेटर्स है। ठीक है, ये 3 लेटर्स है, ग्रुप तो है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट इसके साथ साथ इसका सेंस भी आ रहा है, इसका भाव भी है। ठीक है ना, इसका अर्थ भी आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि बॉय मतलब लड़का होता है। ठीक है, और इसके पहले जो मैं एग्जाम्पल लिखी थी BCD, उसका कोई अर्थ नहीं आ रहा था, तो इसलिए उसको वर्ड नहीं कह सकते हैं। वर्ड उसी को कहेंगे जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, यानी कि अक्षरों का समूह हो, और उसके साथ साथ उसका कोई अर्थ हो, उसका कोई मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, उसका जो निश्चित कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो बॉय, बॉय मीन्स समझ में आ रहा है कि हाँ बॉय मीन्स लड़का होता है। अब किसी के सामने इस वर्ड को बोलेंगे भी तो वो बंदा समझ जाए कि हाँ बॉय मीन्स लड़का होता है, उसको पता है ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा वर्ड्स, तो इसको हम लोग वर्ड्स कह सकते हैं, ये सही है। और उसके बाद इसी को यदि मैं डिसऑर्डर में कर दूँ, BOY को यदि मैं कहूँ YOYB, फिर इसके कहूँ BY, अब इसका क्या मीन्स है बताइए? अब इसका क्या अर्थ आ रहा है? अब इसका क्या सेंस है? OYB BYO, इसी को किसी के सामने बोलेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, और यही वर्ड BOY बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको पता है, उसकी स्पेलिंग उसको पता है।
कि हाँ बॉय मीन्स लड़का होता है, ये फिक्स हो गया है, उसको ऑलरेडी पता है। तो ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स है बट वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं आ रहा है। तो जब तक उसका अर्थ ना पता चले तो वो वर्ड्स नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में वर्ड्स तक तो आ ही चुका होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेटर्स पता चल गया, वर्ड्स पता चल गया, अल्फ़ाबेट पता चल गया। उसके बाद उसी की एक इकाई है फ्रेज। ठीक है ना, फ्रेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्यांश। ठीक है, फ्रेज मीन्स वाक्यांश या शब्द समूह। ठीक है, तो वर्ड से पता चल रहा है कि वाक्यांश यानी कि वाक्य प्लस अंश। ठीक है ना, यानी कि वाक्य का ही अंश, वाक्य का ही हिस्सा। ठीक है ना, वाक्य का ही हिस्सा। ठीक है, तो वाक्यांश उसी का एक हिस्सा है। जैसे कि हम लोग देखिए, जैसे एग्जाम्पल में इन द स्कूल। ठीक है, इन द स्कूल यानी कि स्कूल में, तो ये एक वाक्य का ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो फ्रेज क्या है, तो फ्रेज वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होते हुए भी इसके जो भाव होते हैं पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है ना, पूरा नहीं होते हैं। और उसमें जो कौन कौन से हिस्सा होते हैं, तो वर्ब्स, इसमें वर्ब्स यानी कि क्रिया नहीं होती है, और क्रिया नहीं होती है और इसमें सब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि इसमें क्रिया नहीं होती है और कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि इन द गार्डन, इन द गार्डन में अब सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, और इसमें वर्ब क्या है ही नहीं। तो इसमें क्रिया नहीं होती है, फ्रेज में क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, और इसमें सब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट वर्ब नहीं होती है। ठीक है, और यह सेंटेंस में कई तरह से कई रूपों में यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे कभी कभी नाउन के रूप में आ जाएगा तो नाउन फ्रेज हो जाएगा, फिर कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, फिर कभी कभी वर्ब के रूप में यूज होगा तो वर्ब फ्रेज हो जाएगा, फिर कभी कभी एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा, फिर कभी कंजक्शन के रूप में यूज होगा तो कंजक्शन फ्रेज हो जाएगा। तो ये अलग अलग हिस्सों में यूज होगा। ठीक है ना, और इसमें वर्ब नहीं होती है, सब्जेक्ट ही होता है, केवल ओनली वन सब्जेक्ट होता है, और वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, कंपल्सरी नहीं है कि वो होगा ही, नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा फ्रेज हो गया, जो वाक्य का ही एक अंश है, उसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपवाक्य। ठीक है ना, क्लास मीन्स क्या होता है, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य जिस प्रकार से हमारा उपराष्ट्रपति होता है, जैसे राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति भी है, तो उप लगा हुआ है ना, यानी कि जो क्लास है उपवाक्य, वाक्य का ही एक भाग है। ठीक है ना, उसी के अंडर में आता है क्लास भी। ठीक है, जैसे फ्रेज था उसी के हिस्से में आता था, और ये उपवाक्य है, ये भी वाक्य के ही
एक हिस्से का नाम है क्लास, ठीक है ना। जैसे कि यह शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है ना, ऐसा समूह होता है जिसका एक मतलब अर्थ उसका होता है, निश्चित अर्थ होता है, बट वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि एक मतलब जो वाक्य है उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है ना, अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, और लेकिन वाक्य का ही एक भाग होता है। और इसमें जैसे कि सब्जेक्ट जो करता है तथा एक वर्ब यानी कि क्रिया होता है, ठीक है ना, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, यानी कि इसमें कर्ता और क्रिया होता है, ठीक है। और एक वाक्य में दो या दो से अधिक भी क्लास को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, दो या दो से अधिक भी क्लासेज हो सकते हैं। और ये क्लासेज किससे जुड़े होते हैं, तो ये कंजंक्शन से जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है ना। क्लास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा क्या है सबऑर्डिनेट क्लास, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। सबके बारे में डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। सो इन शॉर्ट हम लोग देख लिए कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। तो क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्लास हम लोग कुछ जैसे समझ रहे हैं, देखिए जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। यदि मैं कहूँ आई हेल्प्ड, मैं इस वर्ड को रिपीट करूँ आई हेल्प्ड, यदि 3 या 4 टाइम्स इस वर्ड को बोलिए आई हेल्प्ड, मैंने मदद की। यदि आप किसी के सामने इस तरह बोलेंगे मैंने मदद की, तो अगला बंदा आपसे तुरंत क्वेश्चन पुट आउट करेगा कि क्या मदद की, किसकी मदद की, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये कह रहे कि मैंने मदद की, बट ये डिपेंड है, इसके आगे कुछ बोलिए। जो अगला बंदा है वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि इसके आगे आप कुछ बोलें। आई हेल्प्ड, मैंने मदद की, अरे क्या यार, कुछ आगे भी बोलिए तभी तो समझ में आएगा मैंने मदद की, किसकी मदद की। तो कुछ इसकी जस्ट हम जब बोलते हैं तो एक तरह से ये डिपेंड है उस वर्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा क्लास यूज होता है, जो सेंटेंस का ही हिस्सा होता है, बट एक उसका हिस्सा है लेकिन उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, उसके ऊपर आश्रित रहता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से होते हैं ये है, और इसके बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेंटेंस, यानी कि वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? वाक्य। अभी लेटर्स पढ़े, लेटर्स के बाद सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़े, अल्फ़ाबेट के बाद लेटर्स पढ़े, लेटर्स के बाद क्या पढ़े? फ्रेज पढ़े, फ्रेज के बाद क्लास पढ़े, क्लास के बाद सेंटेंस, ठीक है ना। अब जाकर हम लोग सेंटेंस से मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है। सेंटेंस यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, ठीक है ना, शब्दों का समूह। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है?
सेंटेंस है, यह एक वाक्य है, ठीक है ना। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, कह रहा है ना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारा 1 2 3, ये क्या है 4। तो ये 4 इसमें 4 वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है ना। ये 4 वर्ड्स का ग्रुप है। तो ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस, यानी कि वाक्य। पहले हम लोग लेटर्स बनाए, लेटर्स के बाद हम लोग लेटर्स के बाद वर्ड्स बनाए, वर्ड्स के बाद वाक्यांश बनाए, वाक्यांश के बाद क्लास बनाए, क्लास के बाद हम लास्ट में आकर क्या बनाए, वाक्य। अब जाकर पूरा का पूरा ये हमारा सेंटेंस बन गया, ये वाक्य बन गया, ठीक है। अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्यांश, वाक्यांश से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य। अब जाकर फाइनली हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए, सेंटेंस तक पहुंच चुके। अब सेंटेंस में हम किस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, कितने होते हैं, कौन से होते हैं, सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।